क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए आपको ये डर सताता है कि अगर कल मेरी नौकरी चली गई या व्यापार ठप हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये डर सिर्फ आपका नहीं है, ये आज के हर उस इंसान का है जो भाग तो रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। हम पैसा कमाते हैं, उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाती है वैसे ही हमारी मेहनत की कमाई भी गायब हो जाती है। हम सोचते हैं कि शायद हम कम कमा रहे हैं, शायद हमारी किस्मत खराब है, या शायद अमीर बनने का कोई गुप्त रास्ता है जो हमें नहीं पता। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी और गरीबी के बीच का फासला सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि उन छेदों का है जिनसे आपकी समृद्धि बह जाती है। हम जीवन भर उस बाल्टी को भरने की कोशिश करते रहते हैं जिसके तले में छेद है। जब तक आप उन छेदों को बंद नहीं करेंगे, आप चाहे समुद्र जितना पानी भर ले, बाल्टी खाली ही रहेगी। आज योगी एआई के इस वीडियो में हम आपको किसी जादुई मंत्र के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि जीवन की उस कड़वी और नंगी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसे अक्सर हम अपनी झूठी शान के पीछे छिपा देते हैं। एक गिद्ध जो प्रकृति का सबसे चतुर और दूरदर्शी प्राणी माना जाता है, जो मीलों ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर पड़ी सुई को देख सकता है। उसकी नजर से हम आज इंसान की उन दो सबसे बड़ी गलतियों को देखेंगे जो उसे कभी अमीर नहीं बनने देती। ये कहानी आपको थोड़ा बेचैन कर सकती है, शायद आपको लगे कि ये आपकी ही बात हो रही है, लेकिन अगर आज आपने इस कड़वाहट को पी लिया तो आने वाला कल आपके लिए सुखद होगा। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो बर्बादी के अंधेरे से शुरू होकर समझदारी के उजाले तक जाती है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें आपने डर के मारे बंद कर रखा था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी किसी पुराने जमाने के राजा महारानी की नहीं है और न ही किसी काल्पनिक दुनिया की है। ये कहानी है आज के दौर की, कंक्रीट के जंगलों में बसे एक शहर की, जहां शोर तो बहुत है लेकिन सुकून रत्ती भर भी नहीं। इस शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सोसाइटी में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। विक्रम की उम्र लगभग 35-40 साल के बीच थी। चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो अच्छी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, पद भी ऊंचा था और तनख्वाह भी इतनी थी कि कोई भी सुनकर कह दे कि यार तेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन विक्रम जानता था कि उसकी लाइफ सेट नहीं बल्कि एक टाइम बम पर रखी हुई है। बाहर से देखने पर विक्रम का जीवन किसी चमकते हुए विज्ञापन जैसा था। उसके पास एक बड़ी कार थी जिसे उसने बैंक से लोन लेकर खरीदा था। उसके पास शहर के एक पॉश इलाके में फ्लैट था जिसकी ईएमआई हर महीने उसकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा निकल जाती थी। उसके बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते थे और उसकी पत्नी के पास वो सारे गैजेट्स और कपड़े थे जो समाज में ऊंचा रुतबा दिखाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। सुबह जब विक्रम अपनी ब्रांडेड घड़ी पहनकर अपनी चमकदार कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकलता तो पड़ोसी उसे रश्क की निगाहों से देखते थे। उन्हें लगता था कि विक्रम राजा है, लेकिन उस राजा के मुकुट में कितने कांटे चुभ रहे थे ये सिर्फ विक्रम का सिर जानता था। हर महीने की पहली तारीख को जब उसके खाते में सैलरी आती तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती, लेकिन उसी शाम तक वो मुस्कान गायब हो जाती। बिजली का बिल, कार की किस्त, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, बच्चों की फीस और वीकेंड की पार्टियां, ये सब गिद्धों की तरह उसकी कमाई पर झपट पड़ते और महीने की 10 तारीख आते आते विक्रम फिर से कंगाल हो जाता। विक्रम की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वो कम कमाता था, समस्या ये थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो अपने पिता को याद करता जो एक साधारण सरकारी क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह विक्रम की तनख्वाह के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना घर बनाया था, तीनों बच्चों को पढ़ाया था और रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास इतना पैसा था कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं।
विक्रम अक्सर सोचता कि पिताजी के पास ऐसा कौन सा जादू था जो मेरे पास नहीं है। मैं उनसे 10 गुना ज्यादा कमाता हूं, फिर भी मैं हर वक्त तनाव में क्यों रहता हूं? ये तनाव धीरे धीरे विक्रम के स्वभाव में उतरने लगा था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा था। घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ एक मशीन है जिसका काम है नोट छापना और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना। उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे मर रहा था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार वो खुलकर कब हंसा था, या आखिरी बार उसने बिना किसी चिंता के उगते हुए सूरज को कब देखा था। उसकी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन गई थी, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं थी। बस भागते रहना था, क्योंकि रुकने का मतलब था गिर जाना, और गिर जाने का मतलब था समाज की नजरों में असफल हो जाना। ये डर उसे सोने नहीं देता था। एक दिन ऑफिस में विक्रम के साथ एक अजीब घटना घटी। लंच के समय वो अपने सहकर्मियों के साथ बैठा था। सभी लोग अपनी नई गाड़ियों, नए फोन और अगली छुट्टियों के प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। विक्रम भी उस बातचीत में शामिल था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये बैंक का मैसेज था। उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी थी और पिछली पेमेंट बाउंस होने का अलर्ट था। विक्रम का गला सूख गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके बगल में बैठे उसके कलीग, जो उससे उम्र में छोटा था और पद में भी नीचे था, ने अपनी नई घड़ी दिखाते हुए कहा, सर देखिए, मैंने ये नई स्मार्ट वॉच ली है, 50,000 की है, गजब के फीचर्स हैं। विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक भयानक हीनता का एहसास हुआ। उसके पास भी महंगी घड़ी थी, लेकिन वो भी किस्तों पर थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो इन सब लोगों के बीच बैठकर नाटक कर रहा है। वो अमीर होने का नाटक कर रहा है, जबकि असलियत में वो एक ऐसे दलदल में फंसा है जहां वह जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। उस दिन विक्रम ने लंच नहीं किया। वो ऑफिस की छत पर चला गया और नीचे शहर के ट्रैफिक को देखने लगा। गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रही थी। उसे लगा कि वो भी उन्हीं में से एक चींटी है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं, बस भीड़ का हिस्सा है। शाम को घर लौटते वक्त विक्रम का मन घर जाने का नहीं कर रहा था। उसे पता था कि घर जाते ही फिर वही सवाल, फिर वही बिल, फिर वही जरूरतें उसका इंतजार कर रही होंगी। उसने गाड़ी का मोड़ शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ घुमा दिया। वो शहर के शोर शराबे से दूर जाना चाहता था, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। ड्राइव करते करते वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। यहां पक्की सड़कें खत्म हो रही थी और कच्चे रास्ते शुरू हो रहे थे। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ झाड़ियां और पुराने सूखे पेड़ थे। ये इलाका वीरान था। लोग यहां आने से कतराते थे, क्योंकि यहां पास में ही एक बहुत पुराना खंडहर हो चुका श्मशान घाट था। लेकिन विक्रम को आज भूतों से ज्यादा डर अपनी जिंदगी की हकीकत से लग रहा था। उसने गाड़ी एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रोकी और बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का मिला जुला प्रकाश था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो शहर में कभी नहीं मिलती। विक्रम उस वीराने में जाकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसके सामने मीलों तक फैला हुआ बंजर मैदान था। वहां न कोई दिखावा था, न कोई ब्रांड, न कोई EMI, बस वो और उसका खालीपन। वो वहां काफी देर तक बैठा रहा, अपनी जिंदगी का हिसाब लगाता रहा। वो सोचने लगा कि आखिर वो किसके लिए कमा रहा है। उन दोस्तों के लिए जो उसकी हैसियत देखकर उससे जुड़ते हैं, उन रिश्तेदारों के लिए जो उसकी पीठ पीछे उसकी आलोचना करते हैं, या उस समाज के लिए जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्रम जिए या मरे। तभी उसकी नजर सामने सूखे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पड़ी। वहां एक विशालकाय पक्षी बैठा था। वो कोई आम पक्षी नहीं था, वो एक गिद्ध था। उसका आकार डरावना था, पंख मैले और गहरे काले रंग के थे।
गर्दन लंबी और झुर्रियों से भरी थी। वो गिद्ध बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उसकी आंखें सीधी विक्रम की ओर देख रही थी। आमतौर पर लोग गिद्ध को अपशकुन मानते हैं, मौत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उस वक्त विक्रम को उस गिद्ध से डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे वो गिद्ध उसे कुछ कह रहा है, जैसे वो उसकी आत्मा के आर पार देख रहा है। गिद्ध की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा ठहराव था जो विक्रम के जीवन में नहीं था। विक्रम ने सुना था कि गिद्ध बहुत ऊंचाई से सब कुछ देख लेते हैं और वे सफाई कर्मी होते हैं जो गंदगी को साफ करते हैं। क्या वो गिद्ध विक्रम के जीवन की गंदगी को भी देख पा रहा था? विक्रम उस गिद्ध को एकटक देखता रहा। अजीब बात यह थी कि गिद्ध ने भी अपनी नजरें नहीं हटाई। उस सन्नाटे में विक्रम को अपने अंदर चल रहा शोर बहुत तेज सुनाई देने लगा। उसके मन में दबी हुई कुंठाएं बाहर आने लगी। वो बड़बड़ाने लगा, क्या देख रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? हाँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। दुनिया को लगता है मैं सफल हूं, लेकिन मैं अंदर से खोखला हो चुका हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। विक्रम की आवाज में दर्द था। आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो एक अजनबी पक्षी के सामने अपना दिल हल्का कर रहा था, क्योंकि इंसानों के सामने रोने पर उसे कमजोर समझा जाता। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। विक्रम ने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। मैं जितनी मेहनत करता हूं, पैसा उतना ही दूर भागता है। क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या अमीर बनना मेरी किस्मत में नहीं है? वो रोता रहा, अपनी नाकामी, अपनी बेबसी को आंसुओं के जरिए बाहर निकालता रहा। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, वो बच्चा जो जिम्मेदारी के बोझ तले दब गया था। तभी एक भारी और गंभीर आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी थी। अमीर तुम इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम अमीर दिखने की कोशिश में अपना सब कुछ लुटा रहे हो। विक्रम चौंक गया। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो था और पेड़ पर बैठा वो गिद्ध। क्या ये उसका वहम था? क्या ज्यादा तनाव की वजह से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी? लेकिन वो आवाज इतनी स्पष्ट और अधिकारपूर्ण थी कि उसे वहम नहीं माना जा सकता था। विक्रम ने डरते डरते गिद्ध की ओर देखा। गिद्ध ने अपनी जगह से इंच भर भी हरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। विक्रम को एक पल के लिए लगा कि वो पागल हो रहा है, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि यह साधारण जगह नहीं है और शायद आज की शाम साधारण नहीं होने वाली। उसने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? किसने कहा ये? हवाओं के साथ सरसराहट हुई और फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और भी ज्यादा स्पष्टता के साथ। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है विक्रम। वो उन चीजों को पाने के लिए अपनी जिंदगी बेच देता है जिनकी उसे असल में जरूरत ही नहीं है। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उस गिद्ध की तरफ से ही आ रही थी, हालांकि गिद्ध की चोंच हिल नहीं रही थी। ये कोई तिलिस्मी अनुभव था। एक सामान्य स्थिति में विक्रम वहां से भाग खड़ा होता, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन आज वो अपनी जिंदगी से इतना हार चुका था कि उसे इस रहस्यमयी घटना में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे लगा कि शायद प्रकृति ने उसकी पुकार सुन ली है। शायद ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि कोई दैवीय संकेत है। उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। वो पत्थर से उठा और पेड़ के थोड़ा करीब गया। तुम मेरा नाम जानते हो? तुम बोल सकते हो? विक्रम ने पूछा। गिद्ध ने अपने विशाल पंख फैलाए और उन्हें वापस समेटा, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो। मैं वो देखता हूं जो तुम इंसान नहीं देख पाते, आवाज फिर आई। मैं मौत के बाद बचने वाले सच को देखता हूं। तुम लोग जिंदगी भर झूठ का लबादा ओढ़े रहते हो और जब तक वो लबादा उतरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम रो रहे थे कि पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकता। तुम रो रहे थे
कि तुम अमीर नहीं बन पा रहे, इसका कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। विक्रम अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। उसके सामने एक बोलने वाला गिद्ध था जो उसकी आर्थिक समस्याओं की जड़ जानता था। उसने हाथ जोड़ लिए जैसे किसी गुरु के सामने खड़ा हो। मुझे बताओ, विक्रम ने विनती की, मुझे बताओ मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूं। मैं इस घुटन से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं जो भी कमाता हूं वो कहां चला जाता है? मुझे अमीर बनने से कौन रोक रहा है? गिद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे वो विक्रम के माध्यम से पूरी मानव जाति को संबोधित करने वाला हो। गिद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो विक्रम, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया। ये ज्ञान किताबों का नहीं, जीवन के कड़वे अनुभवों का है। तुम्हारे जीवन में दो ऐसे बड़े छेद हैं, दो ऐसे खर्च हैं जिन्हें तुम अपनी शान समझते हो, लेकिन असल में वही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। अगर तुमने आज इन दो खर्चों को समझ लिया और बंद कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर और समृद्ध बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन क्या तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और यह तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा। विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय मेरे तनाव के। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गिद्ध ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों का ज्ञान समेट रहा हो। माहौल पूरी तरह से बदल गया था। हवा रुक गई थी। सूरज लगभग डूब चुका था और उस धुंधलके में गिद्ध की आकृति और भी रहस्यमयी लग रही थी। अब जो संवाद शुरू होने वाला था वो सिर्फ विक्रम के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए था जो अपनी गाढ़ी कमाई को अनजाने में बर्बाद कर रहे थे। गिद्ध ने अपनी बात शुरू की और विक्रम एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह हर शब्द को अपने मन में उतारने के लिए तैयार हो गया। ये सिर्फ दो खर्चों की बात नहीं थी, ये जीवन जीने के नजरिए को बदलने की बात थी। गिद्ध ने बताना शुरू किया और विक्रम की दुनिया बदलने वाली थी। गिद्ध की भारी आवाज सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। विक्रम अपनी सांसें रोके उस विशाल पक्षी को देख रहा था, जो अब उसे सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक कालदर्शी जैसा लग रहा था। गिद्ध ने अपनी लंबी गर्दन को थोड़ा सा घुमाया और तीखी नजरों से विक्रम की कार की तरफ देखा। वो कार जिसे विक्रम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था, जो अभी भी कुछ ही दूरी पर खड़ी चमक रही थी। गिद्ध की आंखों में उस कार के लिए कोई प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तिरस्कार था। विक्रम, गिद्ध ने कहा, तुम इंसान अजीब हो। तुम अपनी आजादी बेचकर जंजीरें खरीदते हो और फिर उन जंजीरों पर सोने का पानी चढ़ाकर खुश होते हो। तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम अमीर क्यों नहीं बन रहे? जवाब तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। विक्रम ने मुड़कर अपनी कार की तरफ देखा और फिर वापस गिद्ध की ओर। मेरी कार? विक्रम ने हैरानी से पूछा। लेकिन ये तो मेरी जरूरत है, ऑफिस जाने के लिए, परिवार के साथ घूमने के लिए। ये खर्चा कैसे हो सकता है? ये तो सुविधा है। गिद्ध ने एक कर्कश हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी कम और व्यंग्य ज्यादा था। सुविधा? गिद्ध ने प्रतिवाद किया। अगर तुम्हें सिर्फ ऑफिस जाना होता तो वो काम एक साधारण गाड़ी भी कर सकती थी, जिसकी कीमत इस लोहे के डिब्बे से 1/4 होती। अगर तुम्हें सिर्फ परिवार को घुमाना होता तो वो काम एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी में भी हो सकता था। लेकिन तुमने ये गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि तुम्हें इसकी जरूरत थी। तुमने ये गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी ने नई गाड़ी ली थी। तुमने ये गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि तुम्हारे साले साहब ने अपनी कार की फोटो फेसबुक पर डाली थी। तुमने ये गाड़ी इसलिए खरीदी ताकि जब तुम रेड लाइट पर रुको तो बगल वाला स्कूटर वाला तुम्हें मुड़कर देखे। सच कहो विक्रम, तुमने ये गाड़ी अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए खरीदी है जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते। विक्रम के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गिद्ध की बात किसी तीखे तीर की तरह सीधे उसके अहंकार पर लगी थी।
वो इनकार करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि नहीं, तुम गलत हो, लेकिन उसका मन जानता था कि गिद्ध सच बोल रहा है। उसे याद आया वो दिन जब वो शोरूम में गया था। उसका बजट 8 लाख का था, लेकिन सेल्समैन की चिकनी चुपड़ी बातों और स्टेटस सिंबल के जाल में फंसकर वो 15 लाख की गाड़ी ले आया था। 7 लाख का अतिरिक्त कर्ज, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में उसकी नाक ऊंची रहे। गिद्ध ने विक्रम के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ लिया। उसने आगे कहा, देखो विक्रम, जंगल का एक नियम है। हिरन दौड़ता है जान बचाने के लिए, शेर दौड़ता है पेट भरने के लिए। कोई भी जानवर दूसरों को दिखाने के लिए शिकार नहीं करता, लेकिन तुम इंसान, तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, अपना खून पसीना जलाते हो, सिर्फ उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए जिनका काम सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा खर्चा जो तुम्हें गरीब बनाए रखता है वो है समाज को खुश करने का टैक्स। विक्रम पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। गिद्ध की आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। सोचो विक्रम, पिछले महीने तुमने अपनी पत्नी की सालगिरह पर जो पार्टी दी थी, उसमें तुमने अपनी 1 महीने की तनख्वाह उड़ा दी। क्यों? क्या तुम्हारी पत्नी उस महंगे होटल के बिना खुश नहीं होती? या तुम्हें डर था कि अगर पार्टी छोटी हुई तो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुमने अपने बच्चों को उस स्कूल में डाला है जहां की फीस तुम्हारी हैसियत से बाहर है, सिर्फ इसलिए कि उस स्कूल का नाम लेने पर सामने वाले की आंखें फैल जाती है। तुम अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हो। और याद रखना, अमीर दिखने की कोशिश में ही इंसान सबसे ज्यादा गरीब होता है। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो, एक ऐसा आईना जिसमें उसका असली चेहरा नजर आ रहा था, डरा हुआ, असुरक्षित और बनावटी। उसे याद आया कि कैसे हर महीने की ईएमआई भरते वक्त उसका दम घुटता है, लेकिन दुनिया के सामने वो मुस्कुराता रहता है। तो क्या मैं अच्छा जीवन न जीऊं? विक्रम ने दबी हुई आवाज में पूछा, क्या मैं अपनी और अपने परिवार की खुशियों पर खर्च न करूं? गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आसपास की धूल उड़ गई। खुशी और दिखावे में फर्क होता है, नादान इंसान। रोटी भूख मिटाती है, ये जरूरत है, लेकिन सोने की थाली में रोटी खाना ताकि दुनिया देखे, ये पागलपन है। तुम उस पैसे को खर्च कर रहे हो जो तुमने अभी कमाया भी नहीं है, उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। माहौल में एक भारीपन आ गया था। विक्रम की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। वो क्रेडिट कार्ड के बिल, वो महंगे ब्रांडेड कपड़े जो अलमारी में पड़े पड़े धूल खा रहे थे, वो महंगा फोन जो उसने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि ऑफिस में सबके पास था, ये सब उसे अब कचरा नजर आने लगा। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे चूहे की दौड़ में दौड़ रहा है जहां जीतने वाले को भी आखिर में चूहा ही समझा जाता है। उसने गिद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने स्वीकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं दिखावे का गुलाम बन गया हूं। मैंने अपनी शांति को गिरवी रखकर समाज की वाहवाही खरीदी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इस जाल में इतना फंस चुका हूं कि निकलने का रास्ता नहीं दिखता। अगर मैं ये सब बंद कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? समाज मुझे कंजूस कहेगा, असफल कहेगा। गिद्ध की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने कहा, यही तो वो डर है विक्रम, जिसका फायदा ये बाजार उठाता है। लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे महंगा वाक्य है। इसने कितनों के सपने, कितनों की जमा पूंजी और कितनों का सुकून निगल लिया है। जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर पड़े होगे तो क्या वे लोग तुम्हारा बिल भरने आएंगे? जब तुम्हारे बच्चों की फीस के पैसे नहीं होंगे तो क्या वे लोग मदद करेंगे? नहीं, वे सिर्फ तमाशा देखेंगे और बातें बनाएंगे। अमीर बनने का पहला नियम है बहरा हो जाना, समाज की बातों के लिए बहरा। विक्रम को लगा जैसे उसके दिमाग के ताले खुल रहे हैं। बरसों से जिस बोझ को वो अपने कंधों पर ढो रहा था,
वो अचानक उसे बेमतलब लगने लगा, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने पूछा, ये तो हुई एक बात, दिखावा। मैं समझ गया। मैं कसम खाता हूं कि आज से मैं किसी को दिखाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। लेकिन तुमने कहा था 2 खर्चे हैं, दूसरा क्या है? क्या वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है? गिद्ध ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे वह किसी गहरे राज को बताने के लिए तैयार हो रहा हो। रात अब पूरी तरह घिर चुकी थी। दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। गिद्ध ने धीरे से कहा, हाँ विक्रम, दूसरा खर्चा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पहला खर्चा तुम्हारी जेब खाली करता है, लेकिन दूसरा खर्चा तुम्हारे भविष्य की जड़ों को ही काट देता है। दिखावा तो फिर भी दिखता है, लेकिन ये दूसरा खर्चा अदृश्य है। ये दीमक की तरह है जो तुम्हारे धन के पेड़ को अंदर से खोखला कर रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है। ये खर्चा तुम अपनी जेब से नहीं, अपनी आदतों से करते हो। विक्रम थोड़ा आगे खिसक आया। उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। बताओ मुझे, उसने कहा, वो दूसरा खर्चा क्या है? मैं उसे भी बंद कर दूंगा। मुझे बस इस नरक से बाहर निकालो। गिद्ध ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, दूसरा खर्चा बताने से पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा। क्या तुम मेरे साथ एक मानसिक यात्रा पर चलने को तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो। विक्रम हिचकिचाया, लेकिन गिद्ध के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था कि वो मना नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचो, गिद्ध की आवाज उसके कानों में गूंजी। सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक बाल्टी है। तुम उसमें नल से पानी भर रहे हो। नल तुम्हारी कमाई है, पानी पैसा है, लेकिन उस बाल्टी में नीचे एक बड़ा छेद है। तुम जितना पानी भरते हो वो बह जाता है। तुम नल तेज करते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, प्रमोशन लेते हो, ओवरटाइम करते हो, मतलब पानी का बहाव बढ़ाते हो, लेकिन बाल्टी फिर भी नहीं भरती। क्यों? विक्रम ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, क्योंकि छेद बंद नहीं किया। बिल्कुल, गिद्ध ने कहा, लेकिन इंसान की मूर्खता देखो, वो छेद बंद करने के बजाय नल बदलने में पूरी जिंदगी लगा देता है। वो सोचता है कि ज्यादा कमाने से अमीर बन जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम कितना कमाते हो, इससे कोई अमीर नहीं बनता। तुम कितना बचाते हो और उस बचाए हुए का क्या करते हो, इससे अमीर बनते हैं। तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है तत्काल सुख की लत और गलत संगत का ब्याज। विक्रम ने आंखें खोली। उसे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तत्काल सुख, गलत संगत, इसका पैसे से क्या लेना देना? गिद्ध ने एक गहरा सांस लिया। बहुत गहरा लेना देना है। याद करो पिछले हफ्ते की शुक्रवार की रात तुमने क्या किया था? विक्रम को याद आया। वो दोस्तों के साथ पब गया था। बहुत महंगी शराब पी थी। जुआ नहीं खेला था, लेकिन शर्त लगाई थी और हजारों का बिल बना था। सुबह उसे पछतावा हुआ था और सिर दर्द भी। वो तो बस रिलैक्स करने के लिए था। विक्रम ने सफाई दी। रिलैक्स? गिद्ध ने तंज कसा। तुमने अपनी 3 दिन की मेहनत की कमाई को 3 घंटे में धुए और नशे में उड़ा दिया। इसे तुम रिलैक्सेशन कहते हो? ये तत्काल सुख है। तुम्हें अभी मजा चाहिए, चाहे कल उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। तुम लोग सब्र करना भूल गए हो। तुम्हें आज ही नया फोन चाहिए, आज ही बाहर खाना है, आज ही वेब सीरीज का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ये छोटे छोटे खर्चे जिन्हें तुम छोटी खुशियां कहते हो, यही वो दीमक है। तुम सोचते हो कि 500 रुपए की कॉफी या 2000 रुपए का वीकेंड डिनर क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब तुम इन सब को जोड़ते हो तो ये तुम्हारी भविष्य की करोड़पति बनने की संभावना को खा जाते हैं। विक्रम चुप रहा। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। सिगरेट, बाहर का खाना, बिना मतलब की ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों के साथ पार्टी, अगर वो इन सब का हिसाब जोड़े तो रकम लाखों में जा रही थी। और गलत संगत? विक्रम ने पूछा। गिद्ध का स्वर अब कठोर हो गया। तुम्हारे वो दोस्त जिनके साथ तुम बैठते हो, वे क्या बातें करते हैं? क्या वे निवेश की बातें करते हैं? क्या वे नए विचारों पर चर्चा करते हैं?
या वे सिर्फ दूसरों की बुराई, नई गाड़ियों और लड़कियों की बातें करते हैं? तुम वही बन जाते हो जिनके साथ तुम अपना समय बिताते हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त खर्चीले हैं तो छठे तुम होगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्त कर्ज में डूबे हैं तो छठे तुम होगे। तुम्हारी संगत तुम्हारा अदृश्य खर्चा है। वे तुम्हें ऐसे शौक पालने पर मजबूर करते हैं जो तुम्हारी हैसियत के बाहर है। तुम उनके जैसा बनने के चक्कर में वो सब करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। विक्रम को अपने दोस्तों के चेहरे याद आने लगे। सचमुच जब भी वो बचत की बात करता, वे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे कंजूस, साथ ले जाएगा क्या ऊपर? यही उनके ताने होते थे। और उन तानों से बचने के लिए विक्रम ने न जाने कितने पैसे उड़ा दिए थे। गिद्ध ने आगे कहा, तुम एक ऐसे जहाज पर सवार हो विक्रम, जिसमें तुम्हारे दोस्त ही छेद कर रहे हैं और तुम मूर्खों की तरह उसी जहाज को बचाने के लिए अपनी जान लगा रहे हो। अमीर बनने से कोई तुम्हें नहीं रोक रहा, सिवाय तुम्हारी इन 2 आदतों के, दूसरों को दिखाने की बीमारी और बेकार के मजे के लिए अपनी पूंजी जलाने की आदत। विक्रम का सिर झुक गया। उसे शर्म महसूस हो रही थी। उसे लगा कि वो कितना नासम था। वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और सरकार को कोसता रहता था, जबकि असली चोर तो उसके अपने घर के अंदर, उसके अपने मन के अंदर बैठा था। मैं समझ गया, विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन ये सब रोकना बहुत मुश्किल है। ये आदतें मेरे खून में मिल गई है। अगर मैं एकदम से बदल गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। गिद्ध थोड़ा नीचे उतरा। अब वो विक्रम के चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी जो विक्रम को बांध रही थी। अकेलापन? गिद्ध ने कहा, शेर अकेला चलता है विक्रम, और भेड़े झुंड में। अगर तुम्हें भीड़ से अलग परिणाम चाहिए तो तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा। मुश्किल है, मैं जानता हूं। ये नशा छोड़ने जैसा है। तुम्हारा शरीर और मन चीखेगा, मांगेगा वही पुरानी जीवन शैली। लेकिन यही वो पल है जब तुम्हें तय करना है। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी एक डरे हुए नौकर की तरह बिताना चाहते हो या एक बादशाह की तरह? विक्रम के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी आरामदायक लेकिन विनाशकारी आदतें थी और दूसरी तरफ एक कठिन लेकिन सच्चा रास्ता। गिद्ध ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। उसने एक और सवाल दागा, विक्रम, क्या तुम्हें पता है कि एक गिद्ध मरने का इंतजार क्यों करता है? विक्रम चौंक गया। नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज अभी जिंदा दिख रही है वो असल में कब की मर चुकी है। गिद्ध ने रहस्यमयी ढंग से कहा, मैं तुम्हारे अंदर के उस अमीर इंसान का इंतजार कर रहा हूं जो इन आदतों के नीचे दबकर मर रहा है। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर के इस गरीब सोच वाले विक्रम को मारना होगा। आज, अभी, इसी वक्त हवा तेज चलने लगी थी। सूखे पत्ते उड़कर विक्रम के पैरों के पास आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस परिवर्तन की गवाह बन रही हो। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में कंपन नहीं बल्कि एक नई दृढ़ता थी। मैं तैयार हूं इस झूठे विक्रम को मारने के लिए, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ। मैं कल सुबह उठकर क्या करूं? मैं इन खर्चों को कैसे रोकूं जब मेरे सिर पर पहले से ही इतना कर्ज और जिम्मेदारियां हैं? गिद्ध ने अपनी चोंच ऊपर उठाई जैसे वो आसमान में कुछ देख रहा हो। रास्ता सीधा है पर आसान नहीं, उसने कहा। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक शस्त्र है, एक ऐसा हथियार जिससे तुम अपनी गरीबी की जंजीरों को काट सकते हो। लेकिन सावधान रहना, इस हथियार को चलाने के लिए तुम्हें अपना दिल पत्थर का करना होगा। क्या तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों और खुद अपने मन को ना कहने के लिए तैयार हो? विक्रम ने एक पल के लिए अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद किया। फिर उसने उस डरावने भविष्य को याद किया जहां वो कंगाल हो चुका था। उसने फैसला कर लिया, हां, मैं तैयार हूं। तो सुनो, गिद्ध ने कहा,
कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। तुम्हें एक लिस्ट बनानी होगी। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां बातें खत्म और काम शुरू होने वाला था। गिद्ध अब विक्रम को एक्शन प्लान देने वाला था, लेकिन क्या विक्रम सचमुच उस पर चल पाएगा या पुरानी आदतें उसे फिर से खींच लेंगी? अंधेरा गहराता जा रहा था और साथ ही विक्रम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय खुलने वाला था। गिद्ध की आखिरी बात विक्रम के दिमाग में किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। घर जाओ, गिद्ध ने कहा था, और अपने घर को ऐसे देखो जैसे कोई अजनबी देखता है। हर उस चीज को देखो जिसे तुमने खरीदा है और खुद से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरा अहंकार? विक्रम जब वहां से उठा तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। उसने गिद्ध को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उस सूखे पेड़ की डाल अब खाली थी। वो विशाल पक्षी वहां से जा चुका था, या शायद वो कभी वहां था ही नहीं। ये सब विक्रम के अंतर्मन का खेल था, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आया था वो सपना नहीं था। विक्रम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज उसे पहले जैसी ही लगी, लेकिन स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ अब अलग थी। जब वो शहर की ओर वापस लौट रहा था तो सड़क किनारे चमकते हुए विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो उसे नई खुशियां खरीदने का वादा कर रहे थे, अब उसे किसी शिकारी के जाल जैसे लग रहे थे। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे ये पूरी दुनिया उसे उसकी जेब खाली करने के लिए सम्मोहित कर रही है। घर पहुंचते पहुंचते विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, सामने का नजारा वही था जो रोज होता था, लेकिन नजरिया बदल चुका था। ड्राइंग रूम में रखा वो महंगा इटालियन सोफा जिस पर वे लोग शायद ही कभी बैठते थे क्योंकि डर लगता था कि गंदा न हो जाए, आज विक्रम को वो सोफा नहीं बल्कि एक सफेद हाथी नजर आया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, 1.5 लाख रुपए, यानी उसकी 3 महीने की कड़ी मेहनत। क्या वाकई इसकी जरूरत थी? दीवार पर लगा 65 इंच का टीवी जिस पर सिर्फ धूल जमती थी क्योंकि किसी के पास देखने का वक्त नहीं था, वो भी उसे मुंह चिढ़ा रहा था। विक्रम को अपने घर की हर चीज में अब पैसे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का वो समय दिख रहा था जो उसने इन्हें खरीदने के लिए ऑफिस में घिसकर बिताया था। वो अंदर बेडरूम में गया। उसकी पत्नी सुनीता आईपैड पर कुछ देख रही थी। उसने सिर उठाए बिना ही पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? खाना ठंडा हो गया है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अलमारी के पास गया और अपने कपड़े बदलने लगा। सुनीता ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुनीता की आवाज में चिंता थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब जो वो बोलने वाला है उससे घर में भूचाल आ सकता है। सुनीता, विक्रम ने बेड के किनारे बैठते हुए कहा, हमें बात करनी है अभी। सुनीता ने आईपैड साइड में रखा। विक्रम की गंभीरता देखकर वो भी सतर्क हो गई। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? नहीं, विक्रम ने कहा। किसी और ने नहीं, मैंने खुद से कहा है। सुनीता, हम अगले महीने मनाली नहीं जा रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता ने ऐसे देखा जैसे विक्रम ने कोई अपराध कर दिया हो। क्या मतलब? बुकिंग हो चुकी है, बच्चों को बता दिया है, मैंने नई जैकेट्स भी खरीद ली है। तुम अचानक ऐसा कैसे कह सकते हो? सुनीता की आवाज ऊंची होने लगी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। पुरानी आदत होती तो वो दब जाता, लोन लेकर ट्रिप पर चला जाता ताकि घर में शांति रहे, लेकिन आज उसकी आंखों में उस गिद्ध की छवि थी। हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनीता, जो पैसा है वो बैंक का है, हमारा नहीं। हम कर्ज लेकर छुट्टियां नहीं मना सकते। ये पागलपन है। पागलपन? सुनीता चिल्लाई। शर्मा जी हर साल विदेश जाते हैं और हम मनाली भी नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल में क्या मुंह दिखाएंगे? तुम अपनी कंजूसी के चक्कर में हमारी नाक कटवाओगे। यही वो पल था, यही वो समाज का टैक्स था जिसका जिक्र गिद्ध ने किया था।
विक्रम को गुस्सा आने के बजाय अब तरस आ रहा था। नाक कटने दो सुनीता, विक्रम ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। नाक कटने से कोई नहीं मरता, लेकिन कर्ज के बोझ से आदमी रोज मरता है। आज मैंने हिसाब लगाया है, हमारी कमाई का 70% हिस्सा सिर्फ दिखावे में जा रहा है। अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो शर्मा जी हमारे घर राशन डलवाने नहीं आएंगे। हमें ये सब रोकना होगा अभी और इसी वक्त। उस रात घर में खाना नहीं बना, बच्चे सहम गए थे। सुनीता मुंह फुलाकर दूसरी तरफ सो गई। विक्रम पूरी रात जागता रहा, छत को घूरता रहा। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। जैसा गिद्ध ने कहा था, सही रास्ता बहुत अकेला होता है। सुबह हुई तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। विक्रम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। आज उसे अपनी दूसरी परीक्षा देनी थी। उसके दोस्त और ऑफिस का माहौल। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंचा, उसका कलीग राहुल, जो हमेशा नई पार्टियों के प्लान बनाता था, उसके पास आया। भाई, आज शाम को द रस्टिक चलते हैं, नया क्लब खुला है, हैप्पी आवर्स है, राहुल ने उत्साह से कहा। विक्रम के मुंह तक हाँ आ गया था, क्योंकि मना करना उसे कभी आया ही नहीं था। उसे डर लगता था कि ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आया गलत संगत का ब्याज। उसने राहुल की आंखों में देखा। राहुल भी उसी दौर में था, बस उसे खबर नहीं थी। विक्रम ने एक पल सोचा और फिर वो शब्द कहा जो उसने बरसों से नहीं कहा था। नहीं। राहुल चौंक गया। क्या? भाई, तबीयत तो ठीक है? फ्राइडे है आज। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपना टिफिन बॉक्स टेबल पर रख दिया। नहीं यार, मुझे घर जल्दी जाना है, और वैसे भी मुझे अब इन चीजों में मजा नहीं आता। तुम लोग हो आओ। राहुल ने उसे ऐसे देखा जैसे विक्रम किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो। बन गया तू भी अंकल। रहने दे भाई। राहुल ने ताना मारा और हंसते हुए चला गया। उस ताने ने विक्रम को चुभा, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास भी हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। क्रेडिट कार्ड अभी भी वहां था, लेकिन आज वो बाहर नहीं निकला। उसने शाम को क्लब के 2000 रुपए बचा लिए थे। ये छोटी जीत थी, लेकिन जीत थी। लंच टाइम में जब सब लोग कैंटीन में महंगे बर्गर और कॉफी ऑर्डर कर रहे थे, विक्रम ने घर से लाया हुआ सादा खाना खाया। उसे लोगों की दबी हुई हंसी और कानाफूसी सुनाई दे रही थी। लगता है विक्रम की वाट लगी है घर पर, किसी ने पीछे से कहा। विक्रम ने निवाला निगला। खाना साधारण था, लेकिन उसे खाते वक्त जो सुकून मिल रहा था, वो उसे पिछले कई सालों के महंगे लंच में नहीं मिला था। उसे महसूस हुआ कि गिद्ध सही था। लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, उसका जीवन नहीं जी सकते। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, बचत 300 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आजादी की पहली किस्त थी। दिन बीतते गए और विक्रम का संघर्ष बढ़ता गया। घर में सुनीता के साथ रोज खटपट होती। बच्चे नाराज थे क्योंकि वीकेंड पर मॉल जाना बंद हो गया था। विक्रम को घर में विलेन जैसा महसूस होने लगा। एक शाम उसका बेटा रोते हुए आया। पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास नया गेमिंग कंसोल है, मुझे भी चाहिए। आप बहुत बुरे हो। बेटे के आंसू देखकर विक्रम का दिल पसीज गया। उसका मन हुआ कि अभी क्रेडिट कार्ड निकाले और बच्चे को खुश कर दे। आखिर वो कमा किसके लिए रहा है? इसी खुशी के लिए ना। वो उठने ही वाला था कि तभी खिड़की के बाहर उसे एक परछाई दिखी। शायद वहम था, लेकिन उसे लगा कि वो गिद्ध उसे देख रहा है। तत्काल सुख, विक्रम। उसके दिमाग में आवाज गूंजी, आज तुम इसे ये खिलौना दिलाकर खुश कर दोगे, लेकिन कल जब इसे असली जरूरत होगी और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम इसे एक कमजोर इंसान बना रहे हो जिसे हर चीज तुरंत चाहिए? विक्रम रुक गया। उसने बेटे को गोद में बिठाया। बेटा, उसने प्यार से कहा, हम अभी ये नहीं ले सकते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और सिखा सकता हूं। हम मिलकर इसके लिए पैसे जमा करेंगे, तुम भी और मैं भी। बेटा नहीं समझा
वो पैर पटकता हुआ चला गया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। सही काम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? उसे लगा कि वो हार रहा है। उसका परिवार उससे दूर हो रहा था। क्या गिद्ध ने उसे गलत रास्ता दिखाया था? क्या अमीर बनने की कीमत अपनों का प्यार खोकर चुकानी पड़ती है? अगले दिन रविवार था। विक्रम ने एक कठोर फैसला लिया। वो उठा और उसने घर के स्टोर रूम से सारा बेकार सामान बाहर निकाला। पुराने गैजेट्स, वे कपड़े जो कभी नहीं पहने गए, सजावट का वो सामान जो सिर्फ धूल खा रहा था। उसने सुनीता को आवाज दी। देखो, विक्रम ने कहा, इन सब चीजों की कीमत क्या है? सुनीता ने तुनकते हुए कहा, पता नहीं, लाखों में होगी। तुम ये सब कचरा क्यों फैला रहे हो? ये कचरा नहीं, हमारी बेवकूफी का सबूत है, विक्रम ने कहा। मैं ये सब बेचने जा रहा हूं। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम पागल हो गए हो? लोग क्या कहेंगे? विक्रम अपना पुराना सामान बेच रहा है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत बैंक बैलेंस से होती है सुनीता, कबाड़ जमा करने से नहीं। विक्रम चिल्ला पड़ा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। मैं इस झूठ की जिंदगी से थक गया हूं। मुझे सांस लेनी है। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं ये अकेले करूंगा। विक्रम ने ऑनलाइन साइट्स पर सामान की फोटो डालनी शुरू कर दी। सुनीता कोरेने में खड़ी होकर उसे देखती रही। उसे अपने पति में आज एक ऐसा आत्मविश्वास दिख रहा था जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं दिखा। वो डरा हुआ विक्रम गायब हो चुका था, जो हर महीने के बिल से कांपता था। ये कोई नया विक्रम था जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। कुछ ही घंटों में फोन बजने लगे। लोग सामान खरीदने के लिए आने लगे। शाम तक ड्राइंग रूम थोड़ा खाली हो गया था, लेकिन विक्रम के हाथ में 50,000 रुपए नकद थे। उसने वो नोट सुनीता के हाथ में रख दिए। ये लो, विक्रम ने नरमी से कहा, इससे घर का राशन और बच्चों की फीस जाएगी और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से नहीं, ये हमारे अपने पैसे हैं। सुनीता ने नोटों को देखा और फिर विक्रम को। उसकी आंखों में गुस्सा अब कम हो गया था। उसकी जगह एक समझ ने ले ली थी। उसने पहली बार महसूस किया कि विक्रम सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा, वो उनके परिवार को एक अदृश्य खाई में गिरने से बचा रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सोमवार को विक्रम को बैंक जाना था। उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलना था, लोन मैनेजर। गिद्ध ने उसे जो दूसरी सबसे बड़ी बात समझाई थी, वो अब उसे लागू करनी थी। कर्ज का चक्रव्यूह तोड़ना। विक्रम जानता था कि ये आसान नहीं होगा। उसके ऊपर कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन का पहाड़ था। जब वो बैंक मैनेजर के केबिन में घुसा तो उसका दिल बैठ रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं अब भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक शिकारी हूं जो अपनी आजादी वापस छीनने आया है। मुझे अपना कार लोन और पर्सनल लोन प्रीक्लोज करना है, विक्रम ने सीधे सपाट शब्दों में कहा। मैनेजर ने चश्मा ठीक करते हुए उसे देखा। सर, प्रीक्लोज क्यों करना चाहते हैं? अभी तो काफी टेन्योर बाकी है और आप पर पेनल्टी लगेगी। बैंक वाले कभी नहीं चाहते कि कोई उनके जाल से बाहर निकले। पेनल्टी कितनी है? विक्रम ने पूछा। 2%, मैनेजर ने कहा। और सर, हम आपको एक टॉपअप लोन भी दे सकते हैं अगर आपको पैसों की जरूरत है तो। विक्रम हंसा। ये वही जाल था। और लोन ताकि पिछला लोन चुका सको। नहीं, विक्रम ने मेज पर हाथ रखा। मुझे कोई नया लोन नहीं चाहिए। पेनल्टी लगाइए। मैं अपनी पीएफ की बचत और कल जो सामान बेचा उसका पैसा सब इसमें लगा रहा हूं। मुझे ये जंजीर अपने गले से आज ही उतारनी है। मैनेजर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत से गणित समझाए कि कैसे लोन चलते रहना फायदेमंद है, टैक्स बचता है आदि। लेकिन विक्रम अब उस गिद्ध की नजर से देख रहा था। उसे पता था कि टैक्स बचाने के चक्कर में वो बैंक को उससे दोगुना ब्याज दे रहा है। जब वो बैंक से बाहर निकला तो उसकी जेबें खाली थी।
उसकी सालों की बचत एक झटके में खत्म हो गई थी। उसके पास बैंक बैलेंस के नाम पर लगभग शून्य था। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आया और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, उसे लगा जैसे उसके कंधों से 100 किलो का वजन हट गया हो। वो कार अब उसकी थी, बैंक की नहीं। वो कंगाल था, लेकिन आजाद था। ये एक अजीब सा नशा था। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर जोर से हंसना चाहता था। तभी उसका फोन बजा। ये उसके बचपन का दोस्त समीर था। समीर, जो हमेशा उसे गलत सलाह देता था। और भाई, सुना है तूने पुरानी चीजें बेची है? क्या बात है, हालत इतनी खराब हो गई क्या? समीर की आवाज में मजे लेने का भाव था। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले वो इस बात पर शर्मिंदा होता, बहाने बनाता, लेकिन आज उसने कहा, हाँ भाई, हालत खराब नहीं, अब ठीक हो रही है। मैंने अपनी पुरानी गंदगी साफ की है। तू बता, तेरा वो नया आईफोन कैसा चल रहा है जिसकी ईएमआई तू अभी भी भर रहा है? दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। समीर ने खिसियाते हुए फोन काट दिया। विक्रम ने फोन जेब में रखा। उसने पहला पड़ाव पार कर लिया था। उसने समाज का टैक्स देना बंद कर दिया था और दिखावे का गला घोंट दिया था। लेकिन गिद्ध ने कहा था कि रास्ता आगे और भी कठिन है। अभी तो उसने सिर्फ कचरा साफ किया था। अमीर बनने की इमारत बनाना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुरानी आदत थी जो वापस लौटने की कोशिश कर रही थी। शाम होते होते उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये विड्रॉल सिम्टम्स थे। उसे खर्च करने की तलब लग रही थी। उसका दिमाग बहाने बना रहा था। एक छोटी सी पार्टी तो बनती है, इतनी मेहनत की है, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। विक्रम अपनी बालकनी में खड़ा था, अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। तभी आसमान में एक काला साया मंडर आया। विक्रम का दिल धक से रह गया। क्या वो वापस आ गया है? उसने ऊपर देखा। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवाओं में एक सरसराहट थी। बहुत अच्छे, विक्रम। एक जानी पहचानी भारी आवाज हवा में तैरती हुई आई। विक्रम चौंक गया। तुम? उसने अंधेरे में पूछा। तुमने अपनी जंजीरें तोड़नी शुरू कर दी है। गिद्ध की आवाज आई, लेकिन सावधान रहना। जब तुम पिंजरे से बाहर निकलते हो तो जंगल के दूसरे शिकारी तुम पर नजर गड़ा लेते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या तुम जानते हो कि पैसा बचाने के बाद उसका क्या करना है? क्योंकि अगर तुमने उसे सही जगह नहीं लगाया तो वो दीमक की तरह उड़ जाएगा। विक्रम ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। मुझे बताओ, उसने कहा, अब मुझे क्या करना है? और तभी उस अंधेरे में एक चमक दिखाई दी। कुछ ऐसा होने वाला था जो विक्रम की समझ से परे था। कहानी अब पैसों से आगे निकलकर एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाली थी। अंधेरे में चमकती उस रहस्यमयी रोशनी ने विक्रम की आंखों को चौंधिया दिया। ये रोशनी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने मन के एक कोने से आ रही थी, जहां वर्षों से जमी धूल साफ हो रही थी। गिद्ध की आवाज अब हवा में नहीं, बल्कि उसके विचारों में घुल गई थी। विक्रम, वो भारी आवाज फिर गूंजी। तुमने अपनी नाव से पानी निकालना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन नाव सिर्फ पानी निकालने से नहीं चलती, उसे दिशा देनी पड़ती है। अब तुम्हारे पास वो पैसा बचना शुरू होगा जो पहले धुएं और दिखावे में उड़ जाता था। ये पैसा एक बीज है, और याद रखना, मूर्ख किसान भूख लगने पर बीज को ही पकाकर खा जाता है, जबकि समझदार किसान उसे जमीन में गाड़ता है ताकि वो फसल बन सके। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तुम इस बोरियत को झेल पाओगे? बोरियत? विक्रम को यह शब्द अजीब लगा, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में उसे समझ आ गया कि गिद्ध क्या कह रहा था। जब उसने खर्चीली पार्टियां बंद कर दी, मॉल जाना छोड़ दिया और हर वीकेंड नई जगह खाना बंद कर दिया, तो उसके पास अचानक बहुत सारा समय बच गया। पहले वो और उसका परिवार इस भागदौड़ में इतना व्यस्त रहता था
कि उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। अब शामें लंबी लगने लगी थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। बच्चे टीवी देखकर ऊब चुके थे। सुनीता बार बार ताने मारती कि हम घर में कैदियों की तरह रह रहे हैं। विक्रम खुद भी विचलित था। उसे बार बार लगता कि वो कुछ मिस कर रहा है। उसके हाथ फोन की तरफ बढ़ते ताकि कुछ ऑर्डर कर सके, कुछ खरीद सके, बस उस खालीपन को भरने के लिए। यही वो नशा था, खर्च करने का नशा, जो उतर रहा था और उसका शरीर और दिमाग विद्रोह कर रहे थे। एक दिन विक्रम के चचेरे भाई की शादी का निमंत्रण आया। ये परिवार की एक बहुत बड़ी शादी थी। पहले वाला विक्रम होता तो इसके लिए नया सूट सिलवाता, सुनीता के लिए नई साड़ी आती और शगुन के लिफाफे में अपनी हैसियत से बड़ा नोट डालता। लेकिन नए विक्रम ने अपनी अलमारी खोली और 3 साल पुराना सूट निकाला। सूट थोड़ा तंग था, रंग भी हल्का पड़ चुका था। सुनीता ने उसे देखा और माथा पीट लिया। तुम ये पहनकर चलोगे? वहां सब लोग ब्रांडेड कपड़ों में होंगे, मेरी नाक कट जाएगी। विक्रम ने आईने में अपनी टाई ठीक करते हुए शांत भाव से कहा, सुनीता, मेरी इज्जत मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे व्यवहार से है। और अगर वे लोग मेरे कपड़ों से मुझे आंकते हैं तो उनकी राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। सुनीता ने गुस्से में पुरानी साड़ी ही पहनी, लेकिन उसका मुंह पूरे रास्ते फूला रहा। शादी का माहौल चकाचौंध से भरा था। लाखों के फूल, विदेशी खाना और डीजे का शोर। विक्रम एक कोने में खड़ा था, हाथ में जूस का गिलास लिए। उसके रिश्तेदार, जो सोने से लदे हुए थे, उसके पास आए। अरे विक्रम, क्या बात है भाई, आजकल बहुत डाउन लग रहे हो। गाड़ी भी पुरानी वाली ही चला रहे हो। बिजनेस में मंदी है क्या? एक रिश्तेदार ने हंसते हुए पूछा। विक्रम के अंदर का पुराना अहंकार जागना चाहता था। वो चिल्लाकर कहना चाहता था कि मेरे पास पैसे हैं, मैं बस खर्च नहीं कर रहा। लेकिन उसने अपनी जुबान पर लगाम लगा ली। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, सब ठीक है, बस अब सादगी अच्छी लगती है। वे लोग आपस में कानाफूसी करते हुए आगे बढ़ गए। विक्रम ने सुना, कोई कह रहा था कंजूस हो गया है, तो कोई कह रहा था जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई होगी। उन शब्दों ने विक्रम को सुई की तरह चुभा। अपमान का घूंट पीना जहर पीने जैसा होता है। उसे वहां घुटन होने लगी। उसे लगा कि वो गलत कर रहा है। क्या यही अमीर बनने का रास्ता है? बेइज्जती सहना? तभी उसकी नजर खाने की बर्बादी पर पड़ी। लोग थालियां भर रहे थे और आधा खाना डस्टबिन में फेंक रहे थे। दूल्हे के पिता, जो कर्ज लेकर ये शादी कर रहे थे, हर मेहमान के आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। विक्रम को अचानक उस गिद्ध का चेहरा याद आ गया। देखो विक्रम, उसके मन ने कहा, ये सब राजा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये सब भिखारी हैं। तुम आज गरीब दिख रहे हो, लेकिन तुम आजाद हो। उस पल विक्रम को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने अपना सिर ऊंचा किया। उसे अब उन तानों का बुरा नहीं लग रहा था। उसे उन लोगों पर दया आ रही थी जो अपनी गाढ़ी कमाई को सिर्फ 4 घंटे की वाहवाही के लिए आग लगा रहे थे। उसने सुनीता का हाथ पकड़ा, जो कोने में उदास खड़ी थी। चलो, विक्रम ने कहा, यहां हमारा काम हो गया। लेकिन असली मुसीबत बाहर नहीं, घर के अंदर इंतजार कर रही थी। अगले महीने विक्रम की कार का इंजन खराब हो गया। मैकेनिक ने कहा कि ठीक करने में 40,000 लगेंगे। उसी हफ्ते बच्चों के स्कूल से टूर के लिए 35,000 की मांग आ गई। मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती, वे झुंड में आती है। विक्रम के पास जो थोड़ी बहुत बचत जमा होनी शुरू हुई थी, वो इन खर्चों को देखकर काम गई। उसका पुराना दोस्त समीर, जिसने उसे पहले भी टोका था, फिर टपक पड़ा। भाई विक्रम, समीर ने फोन पर कहा, सुन, एक स्कीम आई है, तूने जो थोड़ा बहुत बचाया है उसे लगा दे। क्रिप्टो में नया कॉइन है, 1 महीने में डबल हो जाएगा। तेरे सारे खर्चे निकल जाएंगे। ये प्रलोभन बहुत बड़ा था। विक्रम का मन ललचा गया। डबल पैसा,
यही तो वो सुनना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बचत को डबल कर लूं तो मैं फिर से पहले की तरह शान से रह सकूंगा और बचत भी रहेगी। ये शॉर्टकट उसे अपनी सारी समस्याओं का हल लगा। वो गिद्ध की उस चेतावनी को भूलने लगा था। लालच और अधीरता गरीबी के दो सबसे अच्छे दोस्त हैं। विक्रम ने समीर से मिलने का प्लान बनाया। वो चेक बुक लेकर घर से निकला। उसके दिमाग में अमीर बनने के सपने फिर से रंगीन हो गए थे। उसे लगा कि शायद गिद्ध का रास्ता बहुत लंबा और धीमा है, समीर का रास्ता तेज है। वो कैफे में बैठा समीर का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक भिखारी पर पड़ी। वो भिखारी कुछ ढूंढ रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार महंगी गाड़ी आई और एक आदमी ने खिड़की से आधा खाया हुआ बर्गर बाहर फेंक दिया। भिखारी उस बर्गर पर झपटा। उसी वक्त एक और कुत्ता भी उस बर्गर पर झपटा। दोनों के बीच छीना-झपटी हुई। यह दृश्य बहुत घिनौना था, लेकिन विक्रम को उसमें कुछ और दिखाई दिया। उसे याद आया गिद्ध की बात, जानवर पेट के लिए लड़ते हैं, इंसान लालच के लिए। वो खुद उस भिखारी जैसा ही तो था जो डबल पैसे के टुकड़े पर झपटने जा रहा था, बिना ये देखे कि वो टुकड़ा किसने और क्यों फेंका है। विक्रम का हाथ चेक बुक पर रुक गया। क्या वह अपनी मेहनत की कमाई, जिसे उसने एक एक पाई जोड़कर अपनी इच्छाओं को मारकर बचाया था, उसे जुए में लगाने जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था? उसे महसूस हुआ कि ये उसका दूसरा खर्चा वापस आ गया है, बस भेष बदलकर। तत्काल सुख की लत अब तत्काल अमीर बनने की लत में बदल गई थी। समीर कैफे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक शिकारी वाली मुस्कान थी। अरे विक्रम, आ गया तू। ला चेक दे, आज रात तक तेरी किस्मत बदल जाएगी। समीर ने हाथ बढ़ाया। विक्रम ने चेक बुक वापस अपनी जेब में रख ली। नहीं समीर, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। समीर का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? तू डर रहा है? अरे रिस्क है तो इश्क है भाई। विक्रम खड़ा हो गया। रिस्क वहां लिया जाता है जहां मेहनत हो, सट्टे में नहीं। मुझे अपनी कछुए की चाल पसंद है, तुम अपनी दौड़ दौड़ो। विक्रम वहां से निकल गया। समीर पीछे से कुछ चिल्लाता रहा, लेकिन विक्रम ने मुड़कर नहीं देखा। उस दिन विक्रम ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। उसने अपने अंदर के लालच को हराया था। घर लौटकर उसने एक फैसला किया। वो सुनीता के पास गया और अपनी डायरी उसके सामने रख दी। ये देखो, विक्रम ने कहा। सुनीता ने डायरी खोली। उसमें पिछले 3 महीनों का हिसाब था। देखो, हमने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया है। हमारे पास आपातकाल के लिए थोड़ा फंड जमा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। विक्रम ने सुनीता की आंखों में देखा। सुनीता, मैं जानता हूं ये मुश्किल है। तुम्हें लगता है मैं कंजूस हो गया हूं, लेकिन मैं कंजूस नहीं, मैं सुरक्षित हो रहा हूं। मैं एक ऐसा भविष्य बना रहा हूं जहां हमें महीने के अंत में डरना न पड़े। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सुनीता ने उन आंकड़ों को देखा। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर गृहस्थ थी और समाज के दबाव में वो गणित भूल गई थी। आज उसने देखा कि छोटी छोटी बचतों ने मिलकर कितना बड़ा रूप ले लिया था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने विक्रम का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो विक्रम, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ आज को देख रही थी, तुम कल को देख रहे थे। मैं साथ हूं, हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे। उस रात घर का माहौल बदल गया। वहां टीवी का शोर नहीं था, लेकिन हंसी थी। उन्होंने मिलकर घर पर पिज्जा बनाया, जो बाहर के पिज्जा से सस्ता और स्वादिष्ट था। बच्चे भी उस खेल में शामिल हो गए। कौन सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा मजे कर सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन जब परीक्षा लेता है तो वो सिलेबस बताकर नहीं आता। विक्रम को लगा था कि उसने अपनी आदतें सुधार ली हैं, तो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रकृति के पास उसके लिए एक और झटका तैयार था। अगले ही दिन ऑफिस में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। कंपनी का घाटा बढ़ गया था।
बॉस ने गंभीर चेहरे के साथ घोषणा की, हमें अगले महीने से 20% स्टाफ कम करना होगा। लिस्ट तैयार हो रही है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। छंटनी, उसका नाम लिस्ट में होगा या नहीं, कोई नहीं जानता था। अगर यह खबर 3 महीने पहले मिली होती तो विक्रम को शायद वही हार्ट अटैक आ जाता। उसकी EMI, उसके खर्चे, उसका दिखावा सब ढह जाता। वो सड़क पर आ जाता। लेकिन आज उसे डर लगा, पर घबराहट नहीं हुई। उसने मन ही मन अपनी बचत का हिसाब लगाया। अगर नौकरी गई भी तो वो 6 महीने तक बिना तनख्वाह के घर चला सकता था। ये आत्मविश्वास, ये सुरक्षा, ये उसे उस गिद्ध की सलाह ने दी थी। शाम को वो फिर उसी सुनसान जगह पर गया। वो उस सूखे पेड़ के पास खड़ा हुआ। आज आसमान साफ था, गिद्ध वहां नहीं था, लेकिन विक्रम को पता था कि वो आसपास ही है। उसने जोर से कहा, मैं तैयार हूं। चाहे नौकरी जाए या रहे, मैंने जीना सीख लिया है। मैंने अपने छेदों को बंद कर दिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हवाओं ने उसकी आवाज को दोहराया। तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई उभरी। ये गिद्ध नहीं था, ये एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उस गिद्ध की आंखों में थी। विक्रम चौंक गया। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। मैं वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, और जो तुम्हें ढूंढ रहा था, बूढ़े ने रहस्यमयी आवाज में कहा। तुमने अपनी आदतों को तो जीत लिया विक्रम, तुमने पैसे बचाना भी सीख लिया, लेकिन अमीर बनने का आखिरी दरवाजा अभी भी बंद है। बचत तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन अमीरी नहीं। अमीरी के लिए तुम्हें उस पैसे को काम पर लगाना होगा। क्या तुम जानते हो कि पैसा सोता नहीं है? अगर तुम उसे सुलाओगे तो वो मर जाएगा। विक्रम समझ नहीं पाया। तुम गिद्ध को जानते हो? उसने पूछा। बूढ़ा हंसा, और वो हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसे उस रात गिद्ध हंसा था। गिद्ध, मैं, तुम सब एक ही कहानी के हिस्सा है। अब सुनो विक्रम, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा इनाम होगा। तुमने 2 खर्चे बंद किए, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम्हें एक तीसरा खर्चा शुरू करना होगा। एक ऐसा खर्चा जो खर्च नहीं बल्कि निवेश है। क्या तुम अपनी पूरी जमा पूंजी एक ऐसी जगह लगाने की हिम्मत रखते हो जहां से या तो तुम राजा बनोगे या फिर रंक? विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी अभी उसने सुरक्षा पाई थी, और अब ये बूढ़ा उसे फिर से दाव लगाने को कह रहा था। क्या ये कोई नई परीक्षा थी, या यही वो गुप्त रास्ता था जो अमीरों को और अमीर बनाता है? कैसा निवेश? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और धूल में एक नक्शा जैसा कुछ बनाने लगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं विक्रम, बूढ़े ने कहा। एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। अब तक तुम पहले वाले थे, अब तुम्हें दूसरा बनना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी उस सुरक्षित सोच को मारना होगा जिसे तुमने अभी अभी बनाया है। क्या तुम तैयार हो? माहौल में तनाव चरम पर था। विक्रम को लगा कि वो एक गहरी खाई के किनारे खड़ा है। पीछे उसका सुरक्षित लेकिन साधारण जीवन था, और आगे एक अंधेरी खाई जिसके पार शायद सोने का महल था। उसे फैसला करना था, और तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये ऑफिस से कॉल थी। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। विक्रम के हाथ में फोन कांप रहा था। स्क्रीन पर HR का नाम चमक रहा था। उसने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक औपचारिक और ठंडी आवाज आई। विक्रम, हमें खेद है, लेकिन कंपनी की नई रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी के तहत आपकी सेवाएं आज से समाप्त की जा रही है। आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपके खाते में 2 दिन में आ जाएगा। फोन कट गया। वहां कोई बहस नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, बस एक फैसला था जिसने विक्रम की दुनिया को एक ही झटके में अंधेरा कर दिया। वो वही सुन्न खड़ा रह गया।
अभी कुछ पल पहले वो अपने जीवन को पटरी पर लाने का जश्न मना रहा था और अब पटरी ही उखाड़ दी गई थी। उसने धीरे से फोन नीचे किया। उसके कानों में सन्नाटा चीख रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट में जोर से घूंसा मारा हो। नौकरी चली गई, वो सुरक्षा कवच जिसे बचाने के लिए वो इतना संघर्ष कर रहा था, वो अब राख का ढेर था। सामने खड़ा वो बूढ़ा आदमी विक्रम के चेहरे पर आए रंगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, बल्कि एक क्रूर सी चमक थी। विक्रम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया, वो बुदबुदाया। मैंने जो भी बचाया वो अब खाने पीने में खत्म हो जाएगा। मैं फिर से जीरो पर आ गया हूं। शायद माइनस में। उसका गला भराया। उसे अपनी पत्नी सुनीता का चेहरा याद आया, जिसने अभी अभी उस पर भरोसा करना शुरू किया था। अब वो घर जाकर क्या कहेगा? कि वो बेरोजगार है, कि उनकी सुरक्षा फिर से खतरे में है। तभी बूढ़े की हंसी गूंजी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, ये सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। खत्म? बूढ़े ने व्यंग्य किया। अरे मूर्ख, ये तो शुरुआत है। जब पुराना मकान गिरता है तभी तो महल की नींव खुदती है। तुम्हारी नौकरी नहीं गई विक्रम, तुम्हारी बैसाखियां छीन ली गई है ताकि तुम उड़ना सीख सको। विक्रम गुस्से से खड़ा हो गया। उसने बूढ़े का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे रोक दिया। तुम पागल हो क्या? विक्रम चिल्लाया। मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हें ये सब खेल लग रहा है? मुझे लगा था तुम राह दिखाओगे, लेकिन तुम तो मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे हो। बूढ़े ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा। उस नजर में इतनी गहराई थी कि विक्रम का गुस्सा एक पल में भाप बन गया। सुनो, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, गिद्ध को देखा है? जब जंगल में अकाल पड़ता है, शेर भूख से मर जाते हैं, लेकिन गिद्ध जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उन मौकों को देखता है जिन्हें दूसरे लाश समझकर छोड़ देते हैं। आज तुम्हारी नौकरी मरी है, पूरी दुनिया के लिए ये दुख है, लेकिन एक असली शिकारी के लिए ये मौका है। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ा बहुत पैसा है, सेटलमेंट का और तुम्हारी बचत का, वो तुम्हारा आखिरी बीज है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हवाएं तेज हो गई थी। धूल का गुबार उठ रहा था, जिससे बूढ़े का चेहरा धुंधला और डरावना लग रहा था। पहला रास्ता, बूढ़े ने उंगली उठाई, घर जाओ, रो, अपनी किस्मत को कोसो। इस पैसे को अगले 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके खाओ और नई नौकरी ढूंढते रहो। फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाओ, फिर से डर डर के जियो। ये आसान रास्ता है, ये भेड़ों का रास्ता है। और दूसरा? विक्रम की सांसें अटक गई थी। दूसरा रास्ता, बूढ़े ने विक्रम के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, इस सुरक्षा को आग लगा दो। इस पैसे को खाने के बजाय इसे वहां गाड़ दो जहां से ये पेट बनकर निकले। एक ऐसा खर्चा करो जो खर्चा नहीं, कुर्बानी है। ये रिस्क है। हो सकता है तुम सब कुछ हार जाओ, हो सकता है तुम सड़क पर आ जाओ, लेकिन अगर ये दाव चल गया तो तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को कभी किसी एचआर का फोन नहीं उठाना पड़ेगा। विक्रम का दिमाग चकरा रहा था। ये आदमी उसे जुआ खेलने को कह रहा था? नहीं, ये जुआ नहीं था, ये कुछ और था। विक्रम ने महसूस किया कि ये बूढ़ा कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसकी बातों में वही वजन था जो उस गिद्ध की बातों में था। क्या ये वही है? विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम उस गिद्ध की तरह क्यों बात कर रहे हो? अचानक बिजली कौंधी और बादलों की गरज ने विक्रम की आवाज को दबा दिया। बूढ़े की परछाई जमीन पर लंबी होती गई और उस पल बिजली की चमक में विक्रम ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। बूढ़े की परछाई इंसान की नहीं थी, वो परछाई एक विशालकाय पक्षी की थी जिसके पंख फैले हुए थे। विक्रम पीछे हट गया, उसका दिल गले में आ गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला,
मैं समय हूं विक्रम, बूढ़े ने रहस्यमयी ढंग से कहा। मैं वो मौका हूं जो बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तुम डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते। मैं आज तुम्हें वो आखिरी चाबी देने आया हूं जो उस गिद्ध ने तुम्हें नहीं दी थी। उसने तुम्हें बताया कि पैसा कैसे नहीं खोना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसा कैसे बनाना है जब तुम्हारे पास कुछ भी न हो। लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त? विक्रम ने पूछा। वो अब पूरी तरह से इस रहस्य के जाल में फंस चुका था। डर और जिज्ञासा की जंग में जिज्ञासा जीत रही थी। शर्त यह है कि तुम्हें अपनी करीब सोच की हत्या करनी होगी। तुम्हें वो करना होगा जो 99% लोग करने से डरते हैं। तुम्हें उस चीज में पैसा लगाना होगा जिसे दुनिया कचरा या मुसीबत कहती है। बूढ़े ने जमीन पर थूकते हुए कहा। तुम्हारे ऑफिस के पास वो पुरानी जमीन का टुकड़ा याद है जिसे सब भूतिया कहते हैं? या वो शेयर मार्केट की कंपनी जो अभी डूबी हुई है और सब उसे बेच रहे हैं? या वो पुराना हुनर जो तुमने बचपन में सीखा था लेकिन नौकरी के चक्कर में छोड़ दिया? विक्रम को याद आया, उसके अंदर एक कलाकार था। वो लकड़ी पर नक्काशी करता था, लेकिन सबने कहा था इसमें पैसा नहीं है, तो उसने छोड़ दिया। और वो जमीन, हाँ, शहर के किनारे एक विवादित जमीन थी जो कौड़ियों के भाव मिल रही थी, लेकिन वहां हाथ डालना मतलब आग में हाथ डालना था। तुम चाहते हो मैं अपनी जीवन भर की पूंजी एक ऐसी चीज में लगा दूं जिसका कोई भरोसा नहीं? विक्रम ने अविश्वास से पूछा। भरोसा तो तुम्हारी नौकरी का भी नहीं था विक्रम, बूढ़े ने कठोरता से याद दिलाया। देख लिया अंजाम? सुरक्षित रास्ता ही सबसे खतरनाक था। अब खतरे में ही सुरक्षा है। फैसला तुम्हारा है। ये बारिश रुकने से पहले तुम्हें तय करना होगा। या तो उस पैसे को तिजोरी में बंद करके सड़ने दो, या उसे जमीन में गाड़ कर फसल बनने का मौका दो। बारिश शुरू हो चुकी थी। विक्रम भीग रहा था, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी। वो घर और उस वीराने के बीच खड़ा था। एक तरफ उसकी रोती हुई पत्नी और डरे हुए बच्चे थे, दूसरी तरफ ये रहस्यमयी बूढ़ा और उसका पागलपन भरा प्रस्ताव। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसे फिर से वही दो खर्चे याद आए जो उसने बंद किए थे, दिखावा और तत्काल सुख। उसने उन छेदों को बंद किया था, लेकिन बाल्टी अभी भी खाली थी। उसे भरने के लिए नल नहीं, बारिश चाहिए थी। और बारिश तभी होती है जब बादल टकराते हैं। मैं तैयार हूं, विक्रम ने धीरे से कहा, फिर जोर से चिल्लाया, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ क्या करना है। मैं अपनी सुरक्षा की दीवार तोड़ने को तैयार हूं। मैं अब और डरकर नहीं जीना चाहता। बूढ़ा मुस्कुराया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अंधेरे की ओर। जाओ विक्रम, उसकी आवाज दूर होती गई। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम बेरोजगार नहीं होगे, तुम एक व्यापारी होगे। अपनी सारी जमा पूंजी लो और उस एक चीज में लगा दो जिसे तुम सबसे बेहतर समझते हो, जिसे दुनिया ने नकार दिया है। वही तुम्हारी सोने की खान है। गिद्ध मरे हुए मांस में जीवन ढूंढता है, तुम मरी हुई परिस्थितियों में अवसर ढूंढो। रुको, विक्रम ने हाथ बढ़ाया। मुझे साफ साफ बताओ, वो तीसरा राज क्या है? वो कौन सा निवेश है? लेकिन बूढ़ा अंधेरे में विलीन हो चुका था। वहां सिर्फ एक काला पंख हवा में तैरता हुआ नीचे आ रहा था। विक्रम ने उस पंख को हथेली पर लिया। वो गीला और भारी था। उसे अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे कोई जादुई मंत्र नहीं मिलने वाला था, उसे खुद जादू बनना था। वो अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया। लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी, एक ऐसी योजना जो पागलपन लग सकती थी, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। घर पहुंचकर उसने देखा कि सुनीता दरवाजे पर ही खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू है। शायद उसे खबर मिल चुकी थी। विक्रम, वो रोते हुए बोली, अब क्या होगा? राहुल की पत्नी का फोन आया था, उसे भी निकाल दिया गया है। हम क्या करेंगे?
विक्रम ने सुनीता के कंधों को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और आत्मविश्वास था। सुनीता, उसने कहा, आंसू पोंछ लो। आज से हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे। आज से हम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जो पैसे आएंगे, हम उनसे राशन नहीं भरेंगे। हम उनसे एक साम्राज्य की नींव रखेंगे। तुम क्या कह रहे हो? सुनीता घबरा गई। बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन पहले हमें बीज बोना होगा। मैंने 2 खर्चे बंद किए थे, याद है? अब वक्त आ गया है उस तीसरे दरवाजे को खोलने का, जिसके बारे में उस गिद्ध ने इशारा किया था। हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे, अभी, इसी वक्त। लेकिन किस चीज का काम? हमें बिजनेस का कुछ नहीं पता, सुनीता ने कहा। विक्रम ने अपनी जेब से वो काला पंख निकाला और मेज पर रखा। हमें पता है कि लोग कहां गलती कर रहे हैं। वे दिखावे में जी रहे हैं। हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले विक्रम ने अपनी डायरी खोली और एक पन्ना फाड़ा। ये देखो, ये मेरी आखिरी बचत है। कल मैं इसे एक ऐसी जगह लगाने जा रहा हूं जिसके बारे में सोचकर भी हाथ कांपते हैं। लेकिन अगर मैं ये नहीं करूं तो मैं सारी जिंदगी एक नौकर बनकर रह जाऊंगा। विक्रम ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। ये वही नंबर था जिसे उसने अपनी फोन बुक में कबाड़ नाम से सेव किया था। ये एक पुराने असफल कारखाने का मालिक था जो अपनी मशीनें बेचना चाहता था। हेलो, विक्रम ने कहा, मैं आपकी मशीनें खरीदना चाहता हूं, सारी की सारी, नकद में। सुनीता का मुंह खुला रह गया। रात के सन्नाटे में विक्रम की आवाज किसी युद्ध के ऐलान जैसी लग रही थी। वो अपनी बची खुची सुरक्षा को दांव पर लगा रहा था। क्या ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, या यही वो मोड़ है जहां से एक आम आदमी खास बनता है? रहस्यमयी बूढ़े की परछाई अब भी विक्रम के फैसलों पर मंडरा रही थी। कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम ने छलांग लगा दी थी। अब देखना यह था कि उसके पंख खुलते हैं या वो सीधे खाई में गिरता है। क्या गिद्ध का ज्ञान उसे बचा पाएगा या उसे बर्बाद कर देगा? रात का सन्नाटा उस फोन कॉल के बाद और गहरा हो गया था। विक्रम ने फोन मेज पर रखा और गहरी सांस ली। सौदा पक्का हो चुका था। उसकी बरसों की मेहनत की कमाई, उसका पीएफ और घर का बचा खुचा सोना, सब कुछ अब उन पुरानी जंग लगी मशीनों के नाम हो चुका था। सुनीता सोफे पर बैठकर सिसक रही थी। तुमने हमें बर्बाद कर दिया विक्रम, उसने रुंधे गले से कहा। लोग सही कहते थे, बेरोजगारी इंसान को पागल बना देती है। हम उन कबाड़ मशीनों का क्या करेंगे? हम उन्हें खाएंगे? विक्रम उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने सुनीता के हाथ अपने हाथों में लिए। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी गर्मी थी। सुनीता, उसने धीरे से कहा, दुनिया जिसे कबाड़ कहती है, एक जौहरी उसे कच्चा सोना कहता है। मैंने मशीनें नहीं खरीदी, मैंने संभावना खरीदी है। अब तक हम दूसरों के लिए काम करते थे, अब ये लोहे के टुकड़े हमारे लिए काम करेंगे। बस मुझे 6 महीने दो। अगर मैं हार गया तो मैं जिंदगी भर वो करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन अभी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। सुनीता ने विक्रम की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां एक ऐसा जुनून था जो उसने शादी के बाद पहली बार देखा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल अभी भी डूब रहा था। अगले कुछ हफ्ते विक्रम के जीवन के सबसे कठिन हफ्ते थे। वो सुबह 5 बजे उठता और शहर के उस पुराने गोदाम में जाता जिसे उसने किराए पर लिया था। वहां वो और उसका एक पुराना कारीगर दोस्त उन मशीनों को साफ करते, तेल डालते और उनकी मरम्मत करते। विक्रम के कपड़े अब ब्रांडेड नहीं होते थे, उन पर ग्रीस और तेल के दाग होते थे। जब वो शाम को घर लौटता तो मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते या दबी जुबान में हंसते। अरे देखो, इंजीनियर साहब मैकेनिक बन गए। शर्मा जी ने एक दिन अपनी बालकनी से ताना मारा। विक्रम ने सुना, लेकिन चाल नहीं रोकी। उसे गिद्ध की बात याद थी।
जब तुम शिकार पर ध्यान देते हो तो जंगल के शोर पर ध्यान नहीं देते। उसने अपने कानों में एक अदृश्य रुई ठूंस ली थी। उसका दिखावे का खर्चा पूरी तरह बंद हो चुका था, इसलिए उसे अब शर्मा जी की राय खरीदने की जरूरत नहीं थी। विक्रम ने उन मशीनों का उपयोग करके लकड़ी और धातु के ऐसे फर्नीचर बनाने शुरू किए जो सस्ते थे लेकिन बेहद मजबूत। उसने देखा था कि बाजार में या तो बहुत महंगा ब्रांडेड सामान है या बहुत सस्ता और घटिया माल। बीच का रास्ता खाली था। उसने वही किया जो गिद्ध करता है, उस जगह को भरा जहां कोई नहीं देख रहा था। शुरुआत धीमी थी। पहले महीने कोई बिक्री नहीं हुई। बिजली का बिल और गोदाम का किराया देने के बाद विक्रम के पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। सुनीता ने अपने मायके से कुछ पैसे मंगवाए। ये विक्रम के स्वाभिमान पर चोट थी, लेकिन वो टूटा नहीं। वो हर रात उस सूखे पेड़ के पास जाता, अंधेरे में खड़ा होकर खुद को याद दिलाता, मैं मरा नहीं हूं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। तीसरे महीने में चमत्कार हुआ। एक स्थानीय स्कूल को सस्ते और टिकाऊ डेस्क की जरूरत थी। विक्रम ने अपना सैंपल दिखाया। प्रिंसिपल को यकीन नहीं हुआ कि इतनी अच्छी क्वालिटी इतने कम दाम में मिल सकती है। ऑर्डर मिल गया। ये बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये वो पहली बारिश थी जिसने सूखे बीज को अंकुरित कर दिया। विक्रम और सुनीता ने दिन रात एक कर दिया। बच्चे भी स्कूल के बाद गोदाम में आकर छोटे मोटे काम करने लगे। परिवार जो पहले मॉल और सिनेमा में खुशियां ढूंढता था, अब एक साथ पसीना बहाने में खुशी ढूंढ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि निर्माण में है। जब पहला चेक आया तो विक्रम ने उसे बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि उसे अपने माथे से लगाया। ये पैसा किसी बॉस की भीख नहीं था, ये उसकी अपनी फसल थी। 2 साल बीत गए। मौसम बदल चुका था। शहर के बाहरी इलाके में जहां कभी सन्नाटा था, अब वहां एक छोटा लेकिन व्यस्त कारखाना था। उसके बोर्ड पर लिखा था गरुड़ एंटरप्राइजेज। विक्रम अब अपनी खुद की केबिन में बैठा था। उसके कपड़े अब भी सादे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो शांति थी वो किसी अरबती के पास भी नहीं थी। उसका फोन बजा। ये समीर था, वही दोस्त जो उसे क्रिप्टो स्कीम बता रहा था। और विक्रम भाई। समीर की आवाज में थकान थी। यार, सुना है तेरा काम बहुत चल पड़ा है। भाई, मेरी नौकरी खतरे में है, मार्केट बहुत डाउन है। तेरी कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या? विक्रम के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसने कोई व्यंग्य नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया। आजा समीर, विक्रम ने कहा, लेकिन यहां काम मेहनत का है, ऐसी में बैठकर बातें बनाने का नहीं। शाम को विक्रम अपनी कार में घर जा रहा था। यह कोई लग्जरी कार नहीं थी, एक साधारण एसयूवी थी, लेकिन यह पूरी तरह से उसकी थी। बिना किसी लोन, बिना किसी बैंक के कागज के। रास्ते में उसे वही जगह दिखाई दी, वो सूखा पेड़ और वो पुराना श्मशान। विक्रम ने गाड़ी रोकी। आज वहां न तो कोई गिद्ध था, न कोई रहस्यमयी बूढ़ा। ढलते सूरज की रोशनी में वो जगह बहुत शांत लग रही थी। विक्रम गाड़ी से उतरा और उस पत्थर पर जाकर बैठ गया जहां वो उस पहली रात रोया था। उसने पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखा। एक डरा हुआ, कर्ज में डूबा, दिखावे का गुलाम इंसान आज एक स्वतंत्र और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो गिद्ध और वो बूढ़ा कोई जादूगर नहीं थे, वे उसके अपने अंतर्मन की आवाज थे। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो प्रकृति उसे रास्ता दिखाने आती है। गिद्ध ने उसे सफाई करना सिखाया था, अपने जीवन से फालतू चीजों की सफाई, और बूढ़े ने उसे साहस सिखाया था, सुरक्षा के पिंजरे को तोड़ने का साहस। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उसे अपना गुरु मिल चुका था, और वो गुरु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बुरा वक्त था जिसने उसे सोने की तरह तपा दिया था। अब विक्रम जान गया था कि अमीर बनने से उसे कोई क्यों नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने अमीर दिखने का नाटक बंद कर दिया था और अमीर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
उसने समाज की तालियों के लिए अपनी जेब में छेद करना बंद कर दिया था। उसने समझ लिया था कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जब आप किसी के गुलाम नहीं होते। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें उसने अपनी बचत का हिसाब लिखा था। आज उसने उस डायरी के आखिरी पन्ने पर उन लोगों के लिए कुछ लिखा जो अभी भी उस अंधेरे में भटक रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक नक्शा था, एक वसीयत जो वो दुनिया को देना चाहता था। विक्रम ने कलम बंद की, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी तो अब शुरू हुई है आपकी जिंदगी में, क्योंकि अब वो राज आपके सामने आने वाला है जो उस गिद्ध ने विक्रम के कान में कहा था। विक्रम की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपने जीवन के उन 2 बड़े छेदों को बंद करना होगा जो आपके धन के पात्र को कभी भरने नहीं देते। गिद्ध की नजर से देखे तो ये 2 खर्चे हैं। 1, लोकलाज और दिखावे का खर्चा, द कॉस्ट ऑफ सोशल वैलिडेशन। हम अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े और भव्य शादियां, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों को प्रभावित कर सकें जो हमें पसंद भी नहीं करते। नियम: अगर आप कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि समाज में आपकी नाक ऊंची रहे तो रुक जाइए। ये अमीरी नहीं, ये सुनहरे पिंजरे वाली गरीबी है। अमीर लोग अमीर बनते हैं, अमीर दिखने का नाटक नहीं करते। 2, तत्काल सुख और बुरी आदतों का खर्चा, द कॉस्ट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हफ्ते भर की मेहनत को वीकेंड की एक रात की पार्टी, शराब या बेमतलब की शॉपिंग में उड़ा देना। हम अपनी भविष्य की सुरक्षा को आज के मजे के लिए जला देते हैं। ये आदत दीमक की तरह है। नियम: अपने मन को मारना सीखिए। जो पैसा आप आज मजे के लिए उड़ा रहे हैं, वही पैसा कल आपकी आजादी खरीद सकता है। धैर्य ही असली संपत्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा गुप्त द्वार: बचत करना काफी नहीं है। पानी अगर एक जगह रुका रहे तो सड़ जाता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट: जब आप ऊपर वाले 2 खर्चे बंद कर दें तो उस बचे हुए पैसे को बीज समझें। उसे खाए नहीं, उसे बो दे। अपने ऊपर निवेश करें, कोई हुनर सीखें या कोई छोटा व्यापार शुरू करें। रिस्क ले, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क जीवन भर सुरक्षित रहने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की कहानी, जो शायद आपकी और हमारी कहानी है। उस गिद्ध ने विक्रम की आंखें खोल दी। क्या आपकी आंखें खुली? अगर आपको लगता है कि आप भी इन 2 खर्चों में फंसे हुए हैं और आज से ही इन्हें बंद करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए योगी AI चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। अंत में उस परम शक्ति को याद करते हुए कमेंट में पूरी ऊर्जा के साथ लिखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।